हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। इसमें हम एक प्रमेय को देखते हैं जो साइक्लिक चक्कर पर आधारित कुछ थ्योरम्स बच गई थी, उनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं। स्टेटमेंट किया गया है कि r लंबाई के चक्र की कोटि r होती है। यानी कोई भी अगर हम साइक्लिक चक्र लें और उसकी लंबाई r दे रखी है, यानी वो r लंबाई का चक्र दे रखा है, तो उसकी जो कोटि होगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो r होगा। ये हमें इस प्रमेय में प्रूफ करना है। तो देखिए अब इसका प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले एक r लंबाई का चक्र लेंगे। तो माना f है कोई x1 x2 xr, ये क्या है? r लंबाई का चक्र है। हमने एक f x1 x2 xr एक r लंबाई का चक्र लिया है। तो जो साइक्लिक चक्र होते हैं, जैसे हमारा कोई भी साइक्लिक चक्र हम लें 1 2 3 4, तो ये क्या होता है? 1 2 1 2 3 4। 1 किस पे गया? 2 पर। 2 किस पे गया? 3 पर। 3 किस पे गया? 4 पर। 1 2 3 और ये 4। 1 किस पे गया? 2 पर। 2 किस पे गया? 3 पर। 3 किस पे गया? 4 पर। 4 पे किस पे गया? 1 पर। यानी यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो f है वो फर्स्ट पर अगर हम चेक करें तो वो किस पे जाता है? सेकंड वाले पर, इस पर जा रहा है। तो यानी कि हमने यहाँ पर f क्या लिया है? x1 x2 xr। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये f x1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो किस पे जाएगा? x2 पे जाएगा। अब हम f स्क्वायर x1 की वैल्यू निकालते हैं। तो f स्क्वायर x1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, f और f x1। अब यहाँ पर f x1 की वैल्यू क्या है? x2। तो यहाँ पर f x1 की वैल्यू हम रख देंगे x2। अब ये आ गया f x2। अब ये f x2 है, तो अब f x2 को अगर हम f पर लगाएंगे तो वो किस पे जाएगा? इससे जस्ट अगले वाले पर। तो यहाँ से आ जाएगा x3। अब इसी प्रकार से अगर हम ज्ञात करें f की पावर 3x1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? f और f स्क्वायर x1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो f स्क्वायर x1 की वैल्यू आई वो क्या आई? x3। तो ये आ जाएगा f x3। अब फिर से वही x3 पर अगर x3 का अगर वैल्यू देखते हैं हम फंक्शन में, तो ये क्या आएगा? इससे जस्ट अगले में जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी x4। यानी कि जब हम पहले में लगाते हैं तो दूसरे पे जाता है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये एक ज़्यादा 3 पे जाता है, जब क्यूब करते हैं तो एक ज़्यादा ये 4 पर जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें डॉट 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 f की पावर अगर हम r-1 को देखें तो ये जो है ये हमारे किस पर जाएगा? एक एक्स्ट्रा। ये 3 इसकी पावर 3 पर देखते हैं तो ये x4 पे जा रहा है। तो r-1 पे देखेंगे तो ये किस पे जाएगा? एक एक्स्ट्रा r-1, तो ये जाएगा x r पर जाएगा। अब इसके बाद में हम निकालते हैं f r। अब f की पावर r किस पे जाएगी? जैसा कि इन एग्जाम्पलों में हम देखते हैं, ये पहले वाला इस दूसरे पे गया, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये इस पे गया, फिर इसका स्क्वायर क्यूब करते हैं तो ये इस पे गया। लेकिन लास्ट में जब इसकी पावर 4 करेंगे, f की पावर 4 करेंगे और फिर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा? वापस से पहले वाले पे चला जाएगा, जिससे हम स्टार्ट किया था, ये 1 पे चला जाएगा। तो जब इसकी पावर लास्ट वाले के ऊपर चेक करते हैं तो वो किस पे जाता है? फर्स्ट वाले पे चला जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसकी पावर r करेंगे तब ये जो x1 है वो किस पे चला जाएगा? फर्स्ट वाले पे चला जाएगा, x1 पर। अब सिमिलरली ये क्या होगा? x2 x3 के लिए होगा। f की पावर r अगर x2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी सिमिलरली f की पावर r x1 की वैल्यू क्या आई? x1। तो इसी प्रकार f की पावर r x2 की वैल्यू क्या आएगी? x2। और जो f की पावर r x3 है उसकी वैल्यू क्या आएगी?
x3 आएगी। तो डॉट 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 हम इसको क्या लिख सकते हैं, f की पावर r xi। ये 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, 3 पे 3 दे रहा है, तो xi पे ये क्या देगा, इसकी वैल्यू xi आएगी, जहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 2 डॉट 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 r तक। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये f की पावर r करने पर हर एलिमेंट पे वो खुद एलिमेंट ही देता है f के x1 x2 xr एलिमेंट के लिए। अब अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है, जैसे हम ऐसे निकालते थे, कोई भी फंक्शन कोई भी दे रखा था हमें 1 3 4 5, और ये अगर हमारा बिलोंग करता था S5 में, तो यहाँ पर हम देखते थे कि 1 3 पे गया, 3 4 पे गया, 4 5 के गया और 5 1 पे। लेकिन अभी इसमें एक एलिमेंट गायब है 2 वाला, तो वो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 1 पे। अब ये 2 जो गायब था वो क्या जाएगा, खुद पे जाएगा। तो जो खुद पे जाने वाले एलिमेंट होते हैं वो इसमें साइकिल के चक्कर में नहीं लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो x1 x2 xr में से जो खुद पे जाने वाले एलिमेंट है वो यहाँ इस साइकिल में नहीं है, तो वो एलिमेंट किस पे जाएंगे उनको देखते हैं। यदि हम वो एलिमेंट x लें जो हमारा ये हमने लिया है x1 x2 डॉट 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 xr, इसके अंदर वो बिलोंग नहीं करता है, यानी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो वो क्या होगा खुद पे जाएगा। यानी x इसके अंदर बिलोंग नहीं करे और वो क्या हो, जो हमारा f है उसके जो परिवार है उसका यानी x जो है वो हमारे फंक्शन के जो वैल्यू x1 x2 xr इसके अंदर तो बिलोंग नहीं करता है, लेकिन वो है x का ही परिसर के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब वो क्या होगा खुद पे जाएगा। तो वो जो x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू x के ऊपर क्या होगी, वो x ही आएगी। तो अगर ये x के ऊपर x दे रखा है तो इसका अगर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें और कितने भी पावर करें, यानी r पावर करने पर भी ये क्या देगा, वो एलिमेंट x ही देगा। तो यहाँ पर हमने जो xi इसमें बिलोंग करते थे उनके लिए प्रूफ कर दिया कि उनकी f की पावर r करने पर वो खुद एलिमेंट आ जाते हैं, और जो बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब जो f के अंदर जितने भी एलिमेंट थे सबके लिए हम ये लिख सकते हैं कि उनकी पावर r करने पर वो आइडेंटिटी आ जाते हैं, यानी वो खुद पर इमेज देते हैं वो। तो हम लिख देंगे कि अतः समीकरण नंबर 1 और 2 से f की पावर r x बराबर क्या हो जाएगा x, जहाँ फॉर ईच x बिलोंग्स टू f की परिसर, f की परिसर के अंदर जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उन सब के लिए f की पावर r बराबर क्या आ गए r, वो f की पावर r x क्या वैल्यू देता है, x देता है। तो इसका मतलब वो हर एलिमेंट पे हर एक एलिमेंट के ऊपर वो सेल्फ इमेज दे रहा है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, आइडेंटिटी क्रमचय होगा। जैसे अगर कोई भी क्रमचय है 1 2 3 4, अगर वो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4 देता है तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी क्रमचय होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, f की पावर r एक आइडेंटिटी हो जाएगा। और जो चक्र की जो कोटि निकालने का तरीका होता है वो भी वही होता है कि अगर कोई भी क्रमचय है, जैसे हमने यहाँ पर f क्रमचय लिया था, उसकी पावर कितनी की जाए, मिनिमम पावर, कि वो एक आइडेंटिटी क्रमचय में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर यह f आइडेंटिटी क्रमचय में चेंज हो गया कितनी पावर करने पर, r पावर करने पर। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, r हो गई, और इसकी लेंथ कितनी थी, r। तो यही हमें प्रूफ करना था कि r लंबाई के चक्र की कोटि r होती है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः जो f है हमारा, उस f की कोटि r है जो कि चक्र की लंबाई के
बराबर है। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होती है। यानी हमें इसमें यह प्रूफ करना था कि r लंबाई का अगर कोई चक्कर है तो उसकी कोटि भी r होती है। तो सबसे पहले हमने r लंबाई का एक चक्कर ले लिया, x1 x2 xr। तो जो साइक्लिक चक्कर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें हर एलिमेंट की इमेज उससे जस्ट अगले वाला एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर f x1 की इमेज क्या होगी, जस्ट अगला एलिमेंट x2। फिर f स्क्वायर x1 की इमेज हमें निकालनी है तो हम इसको f x1 लिख देंगे, और f x1 की इमेज अभी निकाली थी x2, तो यहाँ से क्या आ गया f x2। अब f x2 की जो इमेज होगी वो इसे जस्ट अगला एलिमेंट x3 होगी। इसी प्रकार से जो अगर हम f की क्यूब की निकालेंगे तो वो x4 होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इससे जितनी पावर होती है उससे जस्ट एक ज़्यादा वाला जो एलिमेंट होता है वो इसकी इमेज आता है। तो यहाँ से r-1 की इमेज क्या होगी, r xr होगी। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसकी जो इमेज होती है वो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाता है। तो अगर इसकी पावर r करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f की पावर r x1 बराबर, हम इसमें से f बाहर ले लेते हैं और f की पावर r-1 x1 आ जाएगा। अब यहाँ से f की पावर r-x1 की इमेज क्या आई थी, इसकी वैल्यू है xr, तो यहाँ पर हम लिख देंगे xr। अब f xr की वैल्यू क्या होगी, इससे जस्ट अगला एलिमेंट, लेकिन f में तो एलिमेंट x1 x2 डॉट 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 xr है, तो xr तो लास्ट का एलिमेंट है। इससे आगे वाला एलिमेंट क्या आएगा, तो हम स्टार्टिंग से, क्योंकि ये साइक्लिक चक्कर है तो ये चक्कर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसके आगे क्या आएगा x1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई x1। तो इसलिए f की पावर r x1 की वैल्यू x1 होती है। तो यहाँ पर हम f की पावर r x1 की वैल्यू x1 आ जाएगी। अब सिमिलरली x2 के लिए भी ये f की पावर r x2 की वैल्यू x2 होगी, x3 के लिए x3 होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस f के अंदर जितने भी इस चक्कर के अंदर एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के लिए अगर f की पावर r निकालते हैं तो वो सेल्फ इमेज ही आती है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें जो एलिमेंट बच गए, जो सेल्फ इमेज एलिमेंट ऑलरेडी पहले से ही थे, उनको हम चक्कर में नहीं लिखते हैं, तो वो एलिमेंट इसके बच गए। अब उनको देखते हैं। अब मान लेते हैं अगर कोई एलिमेंट x है जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, परंतु x f के परिसर का सदस्य है, और लेकिन वो x का एलिमेंट तो है, यानी कि ये हमारा f है, ये 1 3 जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था 4 5, ये बिलोंग करता है S5 में। तो ये S जो 5 है उसके अंदर ये हमारा कोई चक्कर है, लेकिन इसमें दो जो एलिमेंट है वो इसके परिसर में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में नहीं लिखा गया है। तो इसलिए उस एलिमेंट के लिए हम देखते हैं वो एक सेल्फ इमेज एलिमेंट होगा, और उसके लिए f(x) बराबर क्या होगा, x होगा। तो अगर उसकी हम पावर f की पावर r करके भी x लगाएंगे तो भी वो तो x ही देगा, क्योंकि ये तो एक सेल्फ इमेज एलिमेंट आ रहा है और ये आइडेंटिटी रहेगा लास्ट तक। अब इन दोनों इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि f की पावर r x बराबर x आ जाएगा, जहाँ f के परिसर के हर एलिमेंट के लिए हमने प्रूफ कर दिया। यानी कि पहले तो इनके लिए किया था, अब वो जो दो बचा हुआ था जो सेल्फ इमेज एलिमेंट थे उनके लिए प्रूफ कर दिया। अब इस s की जो परिसर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उस हर किसी एलिमेंट के लिए हम ये बात लिख सकते हैं कि f की पावर r x बराबर क्या होगा, x, फॉर इच x बिलोंग्स टू r के लिए। तो जो सेल्फ इमेज एलिमेंट दे रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी होगा, और जो कोटि होती है उसकी परिभाषा यही होती है कि अगर फंक्शन की पावर कितनी, मिनिमम पावर कितनी की जाए कि वो आइडेंटिटी दे दे। तो यहाँ पर r पावर पे आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये जो फंक्शन है हमारा f, उसकी जो कोटि होगी वो r होगी, और यहाँ पर चक्कर की लंबाई भी क्या थी, r थी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप ये अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सम तथा विषम क्रमचय क्या होते हैं। किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो उस क्रमचय को समक्रमचय कहते हैं, तथा यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो उसे विषम क्रमचय कहते हैं। यानी कोई भी हमें क्रमचय दे रखा है, जैसे हमें f बराबर ये क्रमचय दे रखा है, इसको सबसे पहले हम पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करेंगे।
यानी कि वो दो दो वाले जोड़े बना के उसके रूप में व्यक्त करेंगे, उसके गुणा के रूप में। फिर उसमें हम देखेंगे कि अगर पक्षांतरणों की संख्या सम है तो वो समक्रमचय और विषम है तो विषमक्रमचय। तो सबसे पहले हम इसको व्यक्त करते हैं पक्षांतरणों के रूप में। तो इसको पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसको साइकिल रूप में लिखेंगे। तो साइकिल रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा 1 किस पे गया 2 पर, फिर 2 किस पे गया 3 पर, फिर 3 किस पे गया 4 पर, फिर 4 किस पे गया 5 पर, 5 किस पे गया 1 पर। तो यहाँ पर एक कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 पर सेम एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। 6 पे गया, 7 पे गया, फिर उसके बाद में 8 9 पे गया और 9 8 पे गया, यानी फिर से कोष्टक बंद हो गया। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, ये साइकिल के रूप में लिखा गया। अब हम इसको पक्षांतरणों के रूप में लिखेंगे। तो पक्षांतरणों के रूप में जैसे मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, तो ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद में लास्ट एलिमेंट, फिर कोष्टक बंद, फिर दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये 5 हो गया, अब 4, फिर उसके बाद में दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट लिखते जाएंगे और फिर उसके बाद में ये 5 हो गया, 4 हो गया, अब 3, फिर दोबारा से फर्स्ट, फिर 3 के बाद में आएगा 2। तो यहाँ तक लिखेंगे हम। अब उसके बाद में ये 8 और 9 ये बचे हुए हैं। अब ये इसको हमने पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने ट्रांसपोजिशन, इसके कितने पक्षांतरण हैं। 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर कितने हैं 5। तो ये क्या है, विषम। तो इसका मतलब ये हमारा जो क्रमचय है ये क्या होगा, विषम क्रमचय होगा। F जो है वो हमारा क्या होगा, विषम क्रमचय। और अगर इनकी संख्या सम होती तो ये क्या हो जाता, समक्रमचय हो जाता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार लगभग आती रहती है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक ग्रुप है जिसका गुरुपांक फैक्टोरियल n/2 है। तो ये बोल रहा है कि जो n कोटि के जितने भी समक्रमचय होते हैं उनका जो समुच्चय लिया गया है an, और उसको एक ग्रुप प्रूफ करना है, और उसका जो गुरुपांक होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो फैक्टोरियल n/2 दिखाना है। ये हमने जो पहले भी एक थ्योरम की थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, n कोटि के हमने टोटल क्रमचयों का समुच्चय लिया था Pn, और उसको हमने ग्रुप प्रूफ किया था, और उसकी जो गुरुपांक था वो फैक्टोरियल n था। अब हमें उस टोटल जो n क्रमचयों का समुच्चय था उसमें से हम सम क्रमचयों का समुच्चय लेंगे an, और उसका जो हम गुरुपांक है वो फैक्टोरियल n/2 प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सम क्रमचयों का समुच्चय लेंगे, उसको हम ग्रुप प्रूफ करेंगे और फिर इसका गुरुपांक निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माना S एक n अवयवों का समुच्चय है तथा Pn इससे बनने वाले सभी क्रमचयों का समुच्चय है। हमने सबसे पहले S एक n अवयवों का सेट लिया है, और Pn जो लिया है वो क्या लिया है, इस S के अंदर n अवयव हैं, और इन n अवयवों से जो बनने वाले क्रमचय हैं, जितने भी क्रमचय बनेंगे, टोटल फैक्टोरियल n क्रमचय बनते हैं, तो उन टोटल क्रमचयों का Pn क्या है, उन टोटल क्रमचयों का समुच्चय है। अब हम इसमें से क्या लेंगे, तथा माना कि an सभी सम क्रमचयों का समुच्चय है। अब हम इसमें से जो ये S सेट था, इसके टोटल जो क्रमचय थे फैक्टोरियल n, उनका समुच्चय Pn था, उसमें से हमने an सम जो क्रमचय थे उनका समुच्चय लिया है और उसको हमने an नाम दिया है। अब हम देखिएगा, सिद्ध करेंगे कि an गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। अब हमें an को गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप प्रूफ करना है। तो ग्रुप के लिए वही 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, समवर्तता, सहचार्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समवर्तता की।
हम जानते हैं कि दो समक्रमचयों का गुणनफल एक समक्रमचय होता है, अतः an गुणन संक्रिया के लिए समवर्त है। समवर्तता में क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लिए जाते हैं, उन दोनों एलिमेंटों के अंदर वो संक्रिया लगाई जाती है और फिर उस संक्रिया लगाने के बाद जो एलिमेंट निकल के आता है वो उस समुच्चय में वो बिलोंग कर जाए तो वो क्या कहलाती है संक्रिया, उसके लिए समवर्त। अब यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी अगर दो समक्रमचय लें तो उनका जो गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है, समक्रमचय ही होता है, और समक्रमचय होता है और वो उसके अंदर an के अंदर क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। तो इसके लिए इसका मतलब जो an है वो इसके लिए गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, समवर्त प्रूफ हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की साचार्यता की। तो साचार्यता में क्या होता है कि फलनों का गुणन साचार्य होता है तथा क्रमचय एक फलन है, अतः an गुणन संक्रिया के लिए साचार्य है। जो कोई भी फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने पहले एक थ्योरम करवाई थी जिसके अंदर मैंने इनको जो क्रमचयों का जो समुच्चय था जो Pn लिया था उसको मैंने ग्रुप प्रूफ किया था। तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि जो साचार्यता के अंदर हमने फलन लिए थे और फलनों का जो गुणा होता है वो हमेशा साचार्य होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, an भी क्या है, एक समक्रमचयों का समुच्चय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणन संक्रिया के लिए साचार्य हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्योंकि तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है, अतः सभी समक्रमचयों के समुच्चय an में भी तत्समक क्रमचय है। यानी कि जो क्रमचय होता है, तत्समक क्रमचय होता है, वो हमारा क्या होता है, समक्रमचय होता है, उसको हमें यहाँ पर समक्रमचय माना जाता है। अब जो समक्रमचयों का जो समुच्चय an लिया है उसके अंदर हमने an क्या है, टोटल समक्रमचयों का समुच्चय है, और तत्समक क्रमचय क्या है, समक्रमचय है। तो टोटल समक्रमचयों के समुच्चय में ये जो तत्समक क्रमचय है ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो यहाँ से ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी हमारी कंप्लीट हुई। अब इसमें हम फोर्थ को देखते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, इसको देखते हैं। चूंकि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय एक समक्रमचय होता है, अतः समुच्चय an का प्रत्येक अवयव प्रतिलोमी है तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम an में विद्यमान है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर समक्रमचय है तो उस समक्रमचय का जो प्रतिलोम होगा, जो इनवर्स क्रमचय होगा, वो भी क्या होगा, एक समक्रमचय ही होगा। और an हमने क्या लिया है, टोटल समक्रमचयों का समुच्चय है, तो इसके अंदर वो सारे समक्रमचय आएंगे। तो इसका मतलब कोई भी क्रमचय अगर an में बिलोंग करता है तो उसका जो प्रतिलोम होगा वो समक्रमचय होगा और वो भी an में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब an के प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा, और हमारे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। तो यहाँ से हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, एक ग्रुप हो जाता है। यहाँ पर ये समवर्त भी है गुणन संक्रिया के लिए, और साचार्य भी है, तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है, और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी है। तो इसका मतलब अतः समुच्चय जो an है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो इसका मतलब जो an है, जो समक्रमचयों का समुच्चय लिया था, वो गुणन संक्रिया के लिए हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप प्रूफ हो गया। तो हमारी जो थ्योरम थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक ग्रुप है। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब हमें बताना है कि इसका जो गुरुपांक है वो फैक्टोरियल n/2 है। गुरुपांक क्या होता है, इसके अंदर यानी कि टोटल एलिमेंट। अब हमें दिखाने हैं कि जो an हमारा ग्रुप प्रूफ किया है उसके अंदर टोटल फैक्टोरियल n/2 एलिमेंट हैं, यानी फैक्टोरियल n/2 अवयव होंगे। तो अब हम निकालेंगे जो ग्रुप an है उसका गुरुपांक। अब इसको देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि जो समुच्चय Sn है उसमें E1 E2 EM समक्रमचय तथा O1 O2 OR विषम क्रमचय हैं। हमने जो ये n एलिमेंट थे इनके टोटल जो क्रमचय थे उनकी संख्या जो थी वो क्या थी, फैक्टोरियल n थी, Sn थी। उसके अंदर क्या होंगे, टोटल क्रमचयों के अंदर समक्रमचय भी होंगे और विषम क्रमचय भी होंगे। तो हमने E1 E2 और EM तक, m हमने इसके अंदर समक्रमचय ले लिए
और O1 O2 OR R हमने इसके अंदर क्या ले लिए, विषम क्रमचय ले लिए। तो हम SN को इस प्रकार से लिख सकते हैं E1 E2 EM और O1 O2 OR, यानी n एलिमेंट है, उन n एलिमेंटों से टोटल क्रमचय कितने बनते हैं, फैक्टोरियल n, और उन फैक्टोरियल n में हमने m ले लिए सम क्रमचय और r ले लिए विषम क्रमचय। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, विषम क्रमचय m प्लस, और ये सम क्रमचय कितने m प्लस, और ये O1 O2 OR क्या है, विषम क्रमचय। तो ये कितने r, तो सम क्रमचय प्लस विषम क्रमचय m प्लस r कितने हो गए, टोटल क्रमचय। और टोटल क्रमचय कितने होते हैं, फैक्टोरियल n, यानी n एलिमेंट का जो समुच्चय होता है उसके अंदर टोटल क्रमचय फैक्टोरियल n होते हैं। तो m प्लस r बराबर हमारा क्या आ गया, फैक्टोरियल n। अब हमें जो सम क्रमचय हैं उनकी संख्या फैक्टोरियल n/2 दिखानी है। तो हमें जो m की वैल्यू निकालनी है, और m की वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल n/2, और वह कैसे आएगी, हमें प्रूफ करना है अब m बराबर r। और m बराबर r प्रूफ करने के लिए वही प्रोसेस जो पहले कई क्वेश्चनों में हमने की थी, m को एक बार लेस देन इक्वल टू r दिखाएंगे और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू r दिखाएंगे, और फिर इससे क्या आ जाएगा, m बराबर r। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिएगा। हमने माना अल्फ़ा कोई क्या है, पक्षांतरण है। क्योंकि पक्षांतरण एक विषम क्रमचय होता है, हमने अल्फ़ा क्या लिया है, कोई एक पक्षांतरण लिया है। इन पक्षांतरण क्या होता है, जो अभी निकाला था 1 2, इस प्रकार से कोई भी दो एलिमेंट का एक छोटा क्रमचय होता है उसको हम पक्षांतरण बोलते हैं, और इसको एक विषम क्रमचय माना जाता है। तो ये क्या है, एक विषम क्रमचय है। हमने अल्फ़ा लिया है कोई पक्षांतरण, और ये क्या होता है, पक्षांतरण एक विषम क्रमचय होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पक्षांतरण जो है विषम क्रमचय है, इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए अल्फ़ा E1 अल्फ़ा E2 अल्फ़ा EM, हमने E1 E2 EM जो सम क्रमचय थे, इन सभी को हमने क्या किया, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फ़ा E1 अल्फ़ा E2 अल्फ़ा EM ये क्या हो जाएंगे, विषम क्रमचय हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था, सम क्रमचय था E1। जैसे ये कोई हमारा सम क्रमचय था 1 2 3 4, इसके अंदर टोटल कितने वो बन रहे हैं, पक्षांतरण 2। तो ये क्या है, हमारा सम क्रमचय। अब अल्फ़ा हमने एक पक्षांतरण लिया 5 6। अब अगर अल्फ़ा से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 6, अब कितने हो गए, 3। तो ये क्या हो गया, सम क्रमचय से किस में चेंज हो गया, ये विषम क्रमचय में। तो इस तरीके से जो सम क्रमचय थे उन सभी को अगर हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे किस में चेंज हो जाएंगे, विषम क्रमचय में। तो यहाँ से अल्फ़ा E1 अल्फ़ा E2 अल्फ़ा EM सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विषम क्रमचय हो जाएंगे। और जो O1 O2 OR या O1 O2 OR हमारे क्या थे, विषम क्रमचय, इनको अगर हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, सम क्रमचय में। तो यहाँ पर अल्फ़ा O1 अल्फ़ा O2 अल्फ़ा OR ये सब क्या हैं, सम क्रमचय होंगे, तथा ये सभी SN के अवयव हैं। यानी जो SN है वो तो हमारे टोटल क्रमचयों का समुच्चय है। तो जो सम क्रमचय विषम क्रमचय कैसे भी लेके आए, टोटल इसके अंदर SN के अंदर बिलोंग करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे SN के अवयव होंगे, और ये विषम क्रमचय हो गए और ये हमारे सम क्रमचय हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु एक सम क्रमचय विषम क्रमचय के बराबर नहीं होता है। जो सम क्रमचय होता है वो विषम क्रमचय के बराबर नहीं होता है, यानी एक सम क्रमचय और एक विषम क्रमचय वो बराबर कैसे होंगे। जो सम क्रमचय होगा उसमें या तो पक्षांतरण 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, और विषम क्रमचय होगा उसमें 1 होंगे 3 होंगे, तो ये बराबर नहीं होते हैं। यानी कि जो सम क्रमचय होता है विषम क्रमचय के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा EI है ये हमारा क्या आ गया था, विषम क्रमचय, और ये अल्फ़ा OR जो है वो हमारा क्या था, सम क्रमचय। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट, इसमें किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, यानी कोई भी क्रमचय इस क्रमचय के बराबर नहीं होगा। जहाँ पर EI है वो हमारा कोई सम क्रमचय है और OJ को विषम क्रमचय माना गया है, तो वो हमारे EI और OJ को कभी भी क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तथा अल्फ़ा E1 अल्फ़ा E2 अल्फ़ा E3 और अल्फ़ा EM
इसमें से कोई भी दो क्रमचय समान नहीं है। यानी ये जो हमारे अल्फ़ा E1 E2 अल्फ़ा E3 अल्फ़ा EM जो हमारे विषम क्रमचय निकल के आए थे, ये कोई भी दो क्रमचय इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें से किन्हीं भी दो क्रमचयों को इक्वल लेके चलते हैं, अल्फ़ा EI बराबर अल्फ़ा EJ, मान लेते हैं कोई भी दो हमने क्रमचय बराबर ले लिए, तो यहाँ से जो निरसन का नियम होता है, उस निरसन के नियम से ये जो अल्फ़ा है ये दोनों साइडों से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये EI बराबर EJ आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पहले जो हमने सम क्रमचय लिए थे, यहाँ पर जो हमने सम क्रमचय लिए थे E1 E2 EM, इनमें यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि EI बराबर EJ, तो ये इसमें बराबर होंगे। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो ये EI किसी भी EJ के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो अल्फ़ा EI है वो भी अल्फ़ा EJ के बराबर नहीं होता है। अगर हम बराबर लेंगे तो खुद वो एलिमेंट ही निकल के आ जाएगा। सिमिलरली जो ये हमारे अल्फ़ा OI और अल्फ़ा OJ यानी कि ये हमारे जो सम क्रमचय हैं वो भी कोई भी दो बराबर नहीं होंगे। यानी हमारे जो इनमें से कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं होंगे सम क्रमचयों में से, और जो विषम क्रमचय उनमें से भी कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। अब देखिएगा, नाउ अल्फ़ा E1 अल्फ़ा E2 अल्फ़ा EM ये हमारे क्या हैं, विषम क्रमचय, और ये टोटल कितने हैं 1 2 M। तो हमारे पास प्रत्येक ये हमारे क्या है विषम क्रमचय और ये M है। लेकिन जो हमने विषम क्रमचय लिए थे स्टार्टिंग में SN में, वो तो हमारे विषम क्रमचय O1 O2 और OR थे। यानी कि हमारे पास जो विषम क्रमचय वो टोटल हमारे पास R थे, और यहाँ पर हमने कितने लिए हैं M। तो इसका मतलब ये जो M क्रमचय होंगे वो हमारे या तो उन विषम क्रमचय जो जितने R थे उनके बराबर होंगे या फिर उनसे कम होंगे। यानी कि अल्फ़ा E1 अल्फ़ा E2 अल्फ़ा EM प्रत्येक विषम क्रमचय है, परंतु कुल विषम क्रमचयों की संख्या R है। हमने टोटल जो विषम क्रमचय लिए थे वो R ही तो लिए थे। तो यहाँ पर ये जो M विषम क्रमचय हैं ये या तो R के बराबर होंगे या R से कम, R से ये ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसी प्रकार से जो हमने अल्फ़ा O1 अल्फ़ा O2 अल्फ़ा OR ये हमारे पास क्या है सम क्रमचय, और कितने आ रहे हैं R, जबकि हमने सम क्रमचय लिए कितने थे E1 E2 EM, टोटल सम क्रमचय हमारे पास M थे। तो इसका मतलब ये जो सम क्रमचय हमारे आए थे R ये या तो M के बराबर होंगे या M से कम होंगे। यानी प्रत्येक सम क्रमचय है, परंतु कुल सम क्रमचय की संख्या हमारे पास कितनी थी M। तो ये जो R सम क्रमचय हैं ये हमारे M से क्या तो छोटे होंगे या फिर ये बराबर होंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, M हमारा लेस देन इक्वल टू R है और R हमारा लेस देन इक्वल टू M है। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि ये तभी सेटिस्फाई होंगी जब R बराबर M होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से M बराबर क्या आ जाएगा R, और हमारा क्या था M प्लस R बराबर हमारा क्या था फैक्टोरियल N। तो यहाँ से M प्लस R बराबर फैक्टोरियल N, और M और R की वैल्यू क्या आ गई बराबर। तो यहाँ से M बराबर R बराबर फैक्टोरियल N बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो सम क्रमचय है और जो विषम क्रमचय उनकी संख्या बराबर है और वो फैक्टोरियल N बाई 2 है। तो जो हमारे विषम सम क्रमचयों का जो ग्रुप था उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट प्रूफ कर दिया हमने फैक्टोरियल N बाई 2। तो जो उसका जो गुरुपांक है वो आ जाएगा फैक्टोरियल N बाई 2। अतः AN सम क्रमचयों का समुच्चयांक फैक्टोरियल N बाई 2। यानी ये हमारा स्टार्टिंग में क्या था AN सम क्रमचयों का समुच्चय था, तो उसका समुच्चयांक यानी उस समुच्चय में फैक्टोरियल N बाई 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा AN सम क्रमचयों का जो समुच्चय है वो एक ग्रुप है, हमने उसको एक ग्रुप प्रूफ कर दिया, तथा इसका जो गुरुपांक अब ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं फैक्टोरियल N बाई 2, तो ये उसका क्या हो जाएगा गुरुपांक हो जाएगा फैक्टोरियल N बाई 2, और ये हमारी थ्योरम क्या हो गई कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये लगभग आती रहती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, और अगर कोई स्टेप नहीं समझ आई हो कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। ये थ्योरम कंप्लीट क्लियर है। अब इसके बाद में AN को N कोटि का एकांतर ग्रुप कहते हैं। तो कई बार
छोटे क्वेश्चनों में 2 नंबर वाली डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो अल्टरनेटिव ग्रुप एकांतर ग्रुप होता है वो क्या होता है। यह जो हमारा an है, जो समक्रमचों का समुच्चय आया था, इसी को ही हमने जो ग्रुप प्रूफ किया है। तो जो समक्रमचों का जो ग्रुप होता है उसी को ही n कोटि का हम एकांतर ग्रुप अल्टरनेटिव ग्रुप कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्रमचय के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।